यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर इन्होंने जो पेपर कंडक्ट किया MDK 2022, तो इसमें हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन आए थे और किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं करेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन में, जो क्वेश्चन 69 है। 1 AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट जो है, तो ये होता है 1/12 ऑफ कार्बन, जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12। तो इसमें करेक्ट चॉइस डेफिनेशन से लिया गया है, दैट इज चॉइस बी। A compound of sodium oxide has 74.2% sodium and 25.8% of oxygen. The empirical formula of the compound is। अच्छा, अब ऑक्सीजन और सोडियम का कंपाउंड है और इसमें उन्होंने परसेंटेज दिया है, तो वहीं जो स्टेप्स पर फाइंडिंग एम्पेरिकल फार्मूला फॉलो करेंगे तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज सोडियम, और सोडियम का परसेंटेज जो दिया गया है दैट इज 74.2, एंड ऑक्सीजन और उसका परसेंटेज जो है 25.8। आप इस परसेंटेज को मोल में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय मोलर मास 23 सोडियम का और ऑक्सीजन 25.8, तो 16 पे ये डिवाइड होगा, तो इसे हमें इनके मोल रेशियो मिलेंगे। तो सोडियम मिल जाएगा 3.2 मोल रेशो, ऑक्सीजन 1.61 या 1.6 ही कर दें, ये हुए मोल रेशो। अब एटॉमिक रेशो में इनको कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 है सोडियम का और ऑक्सीजन जो है 1.6, तो इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 1.6, तो 1.6 पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसे हमें मिलेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। मीन्स कि जो हमारा फार्मूला बनेगा तो वो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। सो दैट इज़ चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। 30 grams of 2-propanol were mixed with excess acidified potassium dichromate and boiled under reflux for 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of product was 75.0%. What is the mass of product produced? अच्छा देखें, परसेंट यील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, जो एक्चुअल यील्ड होता है, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। तो यहाँ पे हम थियोरेटिकल यील्ड लिखेंगे, थियोरेटिकल यील्ड। अच्छा, अब जो हमने फाइंड करना है तो वो है एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है, परसेंटेज दिया गया है, और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर जाके यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी विल गेट दी करेक्ट आंसर के जो मास ऑफ द प्रोडक्ट है वो कितना प्रोड्यूस हो गया है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन हमें क्या मिलेगा। तो प्रोपेनॉल है 2 प्रोपेनॉल दैट इज CH3 CH, हियर इज OH और यहाँ पे CH3। अब रिमेंबर ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं अंडर दीज कंडीशन जो उन्होंने दिए हैं तो उससे कीटोन बनेगा। तो कीटोन यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा प्रोपेनोन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। इस रिएक्शन में अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी तरफ से एक ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के तो यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो अब इस रिएक्शन की हमने स्टाइकोमेट्री करनी है और स्टाइकोमेट्री के बाद हम मालूम करेंगे कि जो एक्चुअल यील्ड है वो कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन अब ये हो जाएगा कि दिस वाज CH3CH, उसके पास OH भी था और इस तरह से CH3 प्लस हाफ ऑक्सीजन और जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह, और यहाँ पे बना प्रोपेनोन CH3COCH3 और साथ में वाटर रिलीज़ हुआ। तो मोलर मास अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 60 ग्राम जो प्रोपेनॉल है वो रिएक्ट कर जाता है विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस कर जाते हैं 58 ग्राम प्रोपेनोन बन जाएगा और साथ में 18 ग्राम वाटर बनेगा। ये हमें फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिला। अब उन्होंने जो गिवन क्वांटिटी दी है दैट इज़ 30 ग्राम, तो ये 30 ग्राम हुआ। अब देखते जाएं, जब ये 60 से 30 ग्राम हुआ यानी हाफ हुआ तो मीन्स के हाफ ऑफ दी प्रोपेनोन भी बनेगा। तो अब ये जो 58 है उसको हाफ करेंगे, 29 ग्राम जो है वो प्रोपेनोन बन जाए। बाकी जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, नो प्रॉब्लम, बस जस्ट हमने अपने पॉइंट पे जाना है। तो 29 ग्राम हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हुआ। अब थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पे हम लगाएंगे और हमें एक्चुअल यील्ड फाइंड करना है। तो हाउ परसेंट यील्ड जो है वो 75 है इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो मास है वो हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 29 ग्राम। अब 29 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट द एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हो जाएगा दैट इज़ 75 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, फार्मूला में यहाँ पे 100 नहीं बोलना, ओवर हियर 100 इज आल्सो प्रेजेंट। तो ये सॉल्व करके वी विल गेट दी एक्चुअल यील्ड मास। सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 21.75। सो 21.75 मैचेस चॉइस बी, दिस इज दैट करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन पोजीशन इज पॉसिबल। तो रिमेंबर श्रोडिंजर ने जो अपना वेव इक्वेशन प्रेजेंट किया है तो उस वेव इक्वेशन में उसने ये पॉसिबिलिटी बताई है कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मालूम करते हैं। इससे पहले हाइजेनबर्ग कहता था कि भाई इसका मोमेंटम और पोजीशन मालूम करना अनसर्टेन रहता है। सो श्रोडिंजर इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं।
Which gas in the discharge tube produces lightest canal rays particle? तो रिमेंबर जो कैनाल रेज हैं दे आर एक्चुअली पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई जिसका मास कम होगा तो वो लाइटेस्ट कैनाल रेज होंगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसका मास सबसे कम है तो ये लाइटेस्ट कैनाल रेज प्रोड्यूस करेगा। दे आर एक्चुअली पॉजिटिव न्यूक्लियाई। The next one, which element has the ground state electronic configuration of 1s2 2p6 and 3s2 3p6? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जो थर्ड शेल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 और 6, तो मीन कि ये ग्रुप 8 वाला कोई एलिमेंट होगा। तो अगर इस तरह हम चले जाएंगे तो ग्रुप 8 वाला हमें यहाँ पे आर्गॉन मिल रहा है, दिस इज आर्गॉन, जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 3 शो करता है ये क्वांटम नंबर की ये थर्ड पीरियड में है। तो थर्ड पीरियड में ग्रुप 8 वाला एलिमेंट दैट इज आर्गॉन, या एटॉमिक नंबर इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 बनेगा, और 18 एटॉमिक नंबर जो है वो आर्गॉन का है। What is the proton atomic number of an element that has 4 unpaired electron in its ground state? अच्छा, 4 unpaired electron। अब सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से हमारा टाइम ज़्यादा होता है, तो हम टाइम को बचत करने के लिए क्या करते हैं कि 4 unpaired इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d सबशेल में 4 unpaired इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 6 और 14 ये जो हैं d ऑर्बिटल तक नहीं पहुँचते ये इलेक्ट्रॉन, अगर पहुँच सकते हैं तो वो 22 है और 26 है। तो इसमें 26, फिर उसमें 22 जो मुझे याद है स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, लेकिन आयरन के केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे 26 हमारा आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 4s2 एंड 3d6। तो इस तरह d में 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी d ऑर्बिटल में रह जाते हैं, d सबशेल में रह जाते हैं। सो 26 इज द करेक्ट चॉइस। A gaseous mixture contains 9.6% ammonia, 22.6% nitrogen and 67.8% hydrogen gases. If the total pressure is 50 atm, then the partial pressure of hydrogen gas is। अच्छा, partial pressure find करने के लिए partial pressure of hydrogen is equal to amount of hydrogen in the mixture। तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है दैट इज 67.8% डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो टोटल ये सारे परसेंटेज जमा करोगे तो ये 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड प्रेशर टोटल, तो प्रेशर टोटल जो है वो 50 atm दिया है। तो ये फॉर्मेट में जो वैल्यूज हैं दिस इज द करेक्ट चॉइस। तो 67.8% मल्टीप्लाइड 50, 67.8% डिवाइडेड बाय 100, सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। If we want to raise the temperature of 1 mole of an ideal gas by 1 Kelvin, we have to provide how much amount of energy? अच्छा, आइडियल गैस है तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। n जो है वो 1 मोल है, R जो आइडियल गैस कांस्टेंट है दैट इज़ 0.0821 dm³ पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन है। तो ये सब कुछ यूज़ करके हमें मिल जाएगा कि PV इज इक्वल टू 0.0821 dm³ यूनिट रह जाएगा और ATM यूनिट रह जाएगा, क्योंकि मोल और केल्विन के साथ बाकी ख़त्म होंगे। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि PV जो है इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ वर्क डन, W इज इक्वल टू PV। सो द चॉइस, करेक्ट चॉइस ओवर हियर इज चॉइस D, दैट इज 0.0821 dm³ ATM। The process of heat flow between hotter and colder gases remains constant until all the molecules have equal। अच्छा, सारे मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन की वजह से उनका जो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी। दैट इज चॉइस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज रोटेशनल, हर मॉलिक्यूल अपना रोटेशन कर सकेगा, वाइब्रेशन भी अपना कर सकेगा, लेकिन सबका जो मोशन है वो एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन डिपेंड करता है अपॉन द बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, लेकिन एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी इनकी एक हो जाएगी। In liquid, with the change in dipole forces, there is no change in some physical properties. Select the property which is not affected by the strength of dipole forces। Remember कि ये जो intermolecular forces हैं ये thermodynamic properties को इफेक्ट करती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन को इफेक्ट करेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन मोल या अमाउंट ऑफ मैटर वो जो है dipole फोर्सेज या दूसरी किस्म के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो इनको इफेक्ट नहीं करेगा। सो D इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following factor does not affect the magnitude of vapor pressure? तो अगेन वेपर प्रेशर जो है वो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है उसको इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंज करते जाएंगे तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई फर्क नहीं आएगा, वही पानी होगा, चाहे 2 ml हो चाहे 50 ml हो, उनमें वही स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज द फैक्टर फॉर वेपर प्रेशर। A small building block which belongs to whole information about crystal structure is called, that is unit cell। unit cell जो है वो छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक यूनिट होता है किसी क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, that is unit cell। The decrease in solubility of a salt in a solution that already contain a common ion that is called as। तो ये common ion effect कहलाता है and it is a special case of Le Chatelier principle। The precipitation occur if the ionic concentration is greater than solubility product, more than solubility product। choice B is the correct choice। One can estimate the direction in which equilibrium will shift with the help of। तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम ली शेटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इज़ ली शेटलियर प्रिंसिपल।
What is the overall order of this rate equation? So looking at the rate equation, hydrogen has a power 1 molar concentration, or nitrogen dioxide has a molar, trioxide has a molar concentration power 2. So 1 plus 2 becomes 3. So this is third order, choice C. The catalyst is which catalyst and the reactants are in the same phase is known as very simple, easy, homogeneous catalyst. Born-Haber cycle is used to determine the lattice energy of ionic compounds. It is the application of Hess's law. That is choice C. No concept, direct answer. Which of the following term is state function? State function which does not depend upon the path, that is state function. So state function, freezing, decomposition, sublimation, ये सारे path पे depend करते हैं. But enthalpy is a state function. It does not depend upon the path, depends upon the initial and final state. So enthalpy is the choice. An electrochemical cell is based upon which reaction? तो electrochemical cell में oxidation reduction होते हैं जिनको collectively redox reaction कहा जाता है. So choice B is the correct choice. In which of the following oxygen shows fractional oxidation number? तो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 यानी फ्रैक्शन में आ जाता है. सो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज द आंसर, दैट इज चॉइस सी. Which of the following element has smaller size? Look at these elements, sodium, potassium और lithium. तो ये lithium है, सोडियम है, पोटाशियम है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और एल्यूमिनियम फिर थर्ड पीरियड में यहाँ पे आपके सामने आएगा. तो अब इसमें जो स्मॉलेस्ट साइज है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस. तो स्मॉलर साइज जो है वो एल्यूमिनियम का एग्जिस्ट करेगा, दैट इज चॉइस सी. Among lithium chloride, beryllium chloride, sodium chloride, cesium chloride, the compounds with the greatest and the least ionic character respectively are. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, दिस इज लिथियम क्लोराइड है, उसके बाद इसी ग्रुप का मेंबर सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड दिया गया है, और फिर सीजियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है, सीजियम क्लोराइड दिया गया है, और सेकंड मेंबर जो ग्रुप का है दैट इज बेरिलियम और उसमें BeCl2 दिया गया है. अब रिमेंबर, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीजेज, यानी लिथियम क्लोराइड लेस आयोनिक है और सीजियम क्लोराइड जो है वो मोर आयोनिक है, और अलोंग ए पीरियड आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. तो कहते हैं कि विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर अब सीजियम क्लोराइड का बनेगा, और सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बेरिलियम क्लोराइड का बनेगा. इसके लिए चैनल पे फाजॉन रूल जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से मजीद इसको समझ सकते हो. सो सीजियम क्लोराइड हैज़ द ग्रेटेस्ट आयोनिक कैरेक्टर एंड बेरिलियम क्लोराइड हैज़ द लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर. सो चॉइस डी इज द चॉइस. Which statement describes the conversion of magnesium atoms to magnesium ions for ionic bond formation with chlorine? अच्छा, मैग्नीशियम एटम ने मैग्नीशियम आयन बनना है, यानी दिस इज मैग्नीशियम, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन 2 पॉजिटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा. तो मीन की रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो चेंज इन रिडक्शन बिकॉज देयर हैव बीन ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ये तो नहीं है, चॉइस बी. The change is oxidation. Oxidation है because there has been loss of electron. Yes, this is the correct choice. Choice B is correct. A before type of with no lone pair geometry enables to form which shape of molecule? तो A before type में A जो है that is the central atom, और इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं जिनके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है. तो इस किस्म की जो ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दैट इज़ नोन एज टेट्राहेड्रल, और इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रॉन बनाए हुए होंगे, दैट इज़ चॉइस बी, अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. वाई डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड? अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम इसको देख लें, इट इज़ AlCl3, लेकिन डाइमर बनाने से ये हो जाता है Al2Cl6. तो कहते हैं कि ये डाइमर क्यों बनता है? तो डाइमर कुछ यूँ बनता है कि दिस इज़ एल्यूमिनियम जिसने 3 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं विद 3 क्लोरीन्स, तो ये सारे 3 क्लोरीन्स हुए. फिर अगला यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड है इस फॉर्म में, Cl, Cl और Cl. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इट हैज़ वैकेंसी फॉर ए पेयर, तो क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना देता है, और इस तरह से यहाँ का क्लोरीन इस एल्यूमिनियम से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है. तो ओवरऑल Al2Cl6 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट के मुताबिक कौन सा चॉइस करेक्ट रहेगा. एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन रिच, नो इट इज़ रॉन्ग. एल्यूमिनियम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है. एल्यूमिनियम डोनेट्स लोन पेयर टू फॉर्म ब्रिज, नो एल्यूमिनियम डोनेट नहीं कर रहा. सो आखिरी चॉइस एल्यूमिनियम फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स with chlorine to complete its octet, so this is the correct choice. Which group of periodic table contain non-metals, metalloids and metals? तो ग्रुप 4th A, दिस चॉइस C, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लिड, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सारे मौजूद हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? अच्छा, ये सारे सल्फेट जो हैं दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2. ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम. रिमेंबर, डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेज इन वाटर. तो सबसे जो बेरियम है ये इनसॉल्युबल ही रहेगा क्योंकि वो डाउन द ग्रुप मौजूद है. दिस इज चॉइस बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री?
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो रिमेंबर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उन कॉम्प्लेक्स में होगी जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर चॉइस ए में तो 5 है, ये तो गया हमारे चॉइस से। अब अगर बाकी हम देखें तो सब में जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब यहाँ पे जो है लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होंगे तो वो जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे, और जो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे। तो इस वजह से जो साइनाइड है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ताकि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करें। तो यहाँ पे जो चॉइस है दैट इज़ चॉइस बी। In which pair one has all unpaired d orbitals while other have all paired d orbitals। अच्छा, all paired d orbitals और एलिमेंट हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं, तो इसमें क्लू याद रखें जिंक सीरीज के आखिर में तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन d10 ही होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन d10 ही होगा। तो मीन्स कि हमें चॉइस ए और सी पे फोकस करना है। अब कॉपर जब हम देखते हैं तो कॉपर जो है वो जिंक से आगे आता है तो वो 3d9 रहता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब चली जाती है तो वो 3d10 हो जाता है। तो अगेन कॉपर भी यहाँ से चॉइस ए भी हमारी चॉइस से चला गया है। नाउ द ओनली चॉइस इज क्रोमियम, और क्रोमियम में अगर आप देखोगे तो 4s1 और 3d5 हो जाता है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो d10 है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो द चॉइस इज चॉइस सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा देखें, कार्बन अगर सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो ये sp3 हाइब्रिड होता है। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाएं, दो सिंगल बॉन्ड बनाएं तो फिर ये sp2 हाइब्रिड होता है। कार्बन अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाएं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएं तो वो sp हाइब्रिड होता है। तो अब वो कहते हैं कि sp हाइब्रिड कार्बन इसमें ढूंढ लें। तो अगर आप एल्डिहाइड में देखोगे तो एल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड O है और फिर इधर H होता है, सो इट इज़ sp2 हाइब्रिड। चॉइस बी में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप रखता है, तो ये भी sp2 हाइब्रिड है। साइनाइड में अगर आप देखेंगे तो साइनाइड में कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाया है, तो मीन्स कि यहाँ पे कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड है। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। और COOR भी वहीं एस्टर जो है वो दे CO और फिर R है, तो इसमें अगेन कार्बन sp2 है। सो द चॉइस इज चॉइस सी चार्ली। The compounds containing RSH functional group are known as, तो इनको थायोल्स या थायो अल्कोहल कहा जाता है। These are थायोल्स। और थायो ईथर जो है उसमें फिर ये होगा कि RSR इस फॉर्म में, तो वो फिर थायो ईथर कहलाते हैं। सो these are थायोल्स, चॉइस बी। What is the number of isomers of hydrocarbon having a molecular formula C4H8। अच्छा, C4H8 इसके अगर हम आइसोमर बनाते जाएंगे तो इसके टोटल आपको मिलेगा कि एक इसमें 1 ब्यूटीन बनेगा, ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा। दूसरा इसमें सिज 2 ब्यूटीन बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन बन जाएगा, और अगला इसमें बन जाएगा आइसोब्यूटाइलिन, दैट इज़ आइसोब्यूटाइलिन। तो ये आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, दैट इज़ चॉइस सी। Alkyl benzene is formed when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride। Identify the type of reaction। तो बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए हमारे पास फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, तो उसमें एसाइलेशन भी है, एसाइलेटेड बेंजीन बनता है, और अल्काइलेशन में अल्काइलेटेड बेंजीन बनता है, दैट इज चॉइस सी, फ्रीडर क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर कॉल्ड। तो जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इनको कहा जाता है कंजुगेटेड बॉन्ड्स या कंजुगेटेड डीलोकलाइज 5 बॉन्ड्स वगैरह। सो कंजुगेटेड बॉन्ड्स इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following is more acidic? Remember, इन सब हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा एसिडिटी शो करते हैं, स्पेशली 1 अल्काइंस। So choice is Charlie. Consider the chlorination of methane. The attack of chlorine free radical on methane from form methyl free radical occur in। Remember, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा हो, दिस स्टेप इज़ नोन एज प्रोपेगेशन स्टेप। यानी इसमें मीथेन जो है CH4 इट इज़ न्यूट्रल एंड क्लोरीन इज़ द फ्री रेडिकल, और यहाँ पे ये अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो फ्री रेडिकल बनेगा आगे प्रोडक्ट बनेगा, तो जो भी हो, लेकिन आपने देखना होगा कि फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। दिस इज़ नोन एज प्रोपेगेशन स्टेप। द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज़। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो दिस इज़ बेंजीन हैविंग दीज 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे हर कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है। सो ए टोटल ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो 3 एकम 3 और 3 चारे 12। सो वी गॉट 4:1, दैट इज चॉइस सी। When halogen is removed from an alkyl halide, a carbocation is formed. Identify the most reactive carbocation। कार्बोकेटाइन इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन वगैरह ये सारे मौजूद हैं। तो इससे सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो मिथाइल कार्बोकेटाइन, दैट इज़ मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटाइन दिस इज CH3 C, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन उसमें सिंपलेस्ट प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये है। दूसरा भी प्राइमरी हो सकता है जिसमें 3-4 कार्बन हो, लेकिन मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे रिएक्टिव होगा। फ्रियोन इज़ कॉमनली नोन एज, तो फ्रियोन ये बतौर रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ चॉइस ए। न्यू पेंटाइल क्लोराइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स।
तो अगर हम न्यू पेंटाइल क्लोराइड को बनाएं, दिस इज CH3 with CH3 over here, CH3 over here and then CH2 bonded to chlorine. तो अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इट इज़ अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन, सो दिस इज़ द रीज़न कि इट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. What is the common name of 1,2,3 propane triol? 1,2,3 propane triol common name इसका है glycerol. That is CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इस तरह से हर एक के साथ एक एक OH भी मौजूद है जस्ट लाइक दिस, और फिर जाके ये हो जाएगा CH2 एंड CH2. So this is glycerol. Benzene is formed when sodium reacts with which of the following? So that is phenol. फिनोल के साथ सोडियम का रिएक्शन करके आगे फिर उसको प्रोसेसिंग करके हम बेंजीन बना सकते हैं. When phenol reacts with formaldehyde, which of the following product is produced? The product formed during this reaction is phenoxide ion. Phenoxide ion is formed when phenol reacts with formaldehyde. Which of the following is the correct name of this compound? तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें, शुरू में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और फिर इस तरह से तो ये कार्बन 1 हुआ, 2, ये 3, 4, 5, 6. हेक्सेनाल तो हुआ, हेक्सेनाल, और 3 पे हमारे पास कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो ये एक बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है और बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रायोरिटी फिर एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है. पेरेंट नेम एल्डिहाइड का देंगे और कीटोन जो है ये बतौर सब्स्टिट्यूएंट या चेन में मेंशन करेंगे. सो इट इज़ 3-oxohexanal. दिस इज 3-oxohexanal, विच इज़ चॉइस ए. Which one is the most suitable reagent for the conversion of this alcohol into an aldehyde? तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो अल्कोहल डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचेगा. इस वजह से कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो वो जो है Cr2O4 एसिडिफाइड, ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट? तो जो हम टॉलेंस टेस्ट करते हैं तो वो सिल्वर मिरर भी होता है क्योंकि उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है. तो टॉलेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट इज चॉइस डी. विच एमंग द फॉलोइंग हैव लीस्ट पीएच? तो लीस्ट पीएच का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें दिया है चॉइस ए में प्रोपेनोइक एसिड, चॉइस बी में फिर जो है क्लोरो यानी 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हमें दिया है, और इस तरह से चॉइस सी में फिर 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, और चॉइस डी में हमें दिया है ब्यूटेनोइक एसिड. अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी कम करते हैं. तो चॉइस ए और चॉइस डी ये तो गए क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है. तो अब मुकाबला है क्लोरो और डाइक्लोरो. तो जितने आप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाएंगे, एसिडिटी जो है उसकी ज़्यादा होती जाएगी, पीएच उसका कम होगा. तो इट मीन्स कि दिस डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, सॉरी 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इट इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दिस क्लोरो जो प्रोपेनोइक एसिड है. सो दिस चॉइस सी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन विदड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्राविंग ग्रुप मौजूद हैं या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं. If carboxylic acid and ketone group C double bond O are present in a chain, then final name will be given as. Remember, carboxylic acid की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो पेरेंट नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया जाएगा और कीटोन को बतौर एक सब्स्टिट्यूएंट हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस वजह से ओइक ऑक्सोओइक एसिड हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे. दिस इज ऑक्सोओइक एसिड, चॉइस ए. क्योंकि कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो फिर हम उसको ऑक्सो लिखेंगे. सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसको ऑक्सो रिप्रेजेंट किया जाता है या नाम दिया जाता है. When carboxylic acid and dicarboxylic acid have similar molecular weights, how do their melting point compare? कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ज़्यादा बनेंगे, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हम यूँ कंपेयर करेंगे. सो चॉइस बी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट्स, दैट इज चॉइस बी. When food reaches stomach, the action of which of the following come to an end due to acidic pH? तो रिमेंबर, जो एमाइलेज होता है इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है इस एसिडिक कंडीशन में जब फूड स्टोमक तक पहुंचता है. Which of the following protein acts as a carrier of copper in the blood plasma? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है. ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कि ये तो ग्लूकोज से रिलेटेड हैं या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं. सिरोलोप्लाज्मीन, दिस इज द करेक्ट चॉइस, जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड प्लाज्मा में, दैट इज चॉइस सी. So this was about the part of chemistry questions. Wishing you all the best.